क्लास के बाद कम मिला, सही है ना? बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। बैठो भाई। अरे पीछे वालों, किस दुनिया में हो? किस दुनिया में हो? क्लास में आओ। क्लास के अंदर एक मेरी बिजी करवाए खुद एक। सुनिए भाई, यानी कि नहीं, हमारा टॉपिक चला था पर्यावरणीय समस्याएं। उसमें हमने 3 टॉपिकों पे चर्चा की। एक तो ग्लोबल वार्मिंग पे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था हमने, एक हमने वर्षा पढ़ा और एक हमने लंदन स्मॉग पढ़ा। अच्छा, एक इसमें वो आता है आपका ओजोन चरण को पढ़ चुके साइंस में, ओजोन परत में चित्र पढ़ चुके ना साइंस में, तो उसको लगा पढ़ने जरूरी है, आप जानते हो साइंस में वो पढ़ चुके हैं। उसके अलावा में एक तो औद्योगिक क्षेत्रों के नाम थे और एक है जलवायु। उसकी मैं सीट तैयार करवा रहा हूं, वो सीट आपको मिल जाएगी, वो आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा में जो आरएस प्री वाले हैं उनके भी एक टॉपिक है, उसमें कृषि के प्रकार देखा होगा आपने, आरएस प्री में है कृषि के प्रकार। फिर भारत का भूगोल देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कृषि, देखा होगा आपने। तो हम कृषि जब स्टार्ट करेंगे तो कृषि को राजस्थान, भारत, विश्व तीनों पढ़ेंगे। कृषि के प्रकार पढ़ेंगे पहले, तो विश्व के प्रकार पढ़ेंगे, भारत में कृषि पढ़ेंगे, तो वहां पे आ जाएगा। फिर हम आज से स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। मैंने बताया ना आपको, ध्यान ही नहीं दिया, आप बात करने में बिजी हैं। अब या तो बात ही कर लीजिए या फिर ध्यान दे लो क्लास में। नहीं, कोई नहीं छोड़ना, बताया ना मैंने, पेज नहीं छोड़ने एक भी। वो तो प्रॉपर सीट अलग से मिलेगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखने के मार्कर का लिखने के लिए, अरे राजेश जी, सर वो ले गए लिखने वाला, नीचे ले गए वो पेन लिखने के लिए, नीचे ले गए उसको। कोई बात नहीं, तब तक इससे काम चलाते हैं। अब बात ही नहीं भाई, हेडिंग डालें, भारत का भूगोल। और देखिए ध्यान देना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपके, बातें नहीं सुने, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे खनिज वाला टॉपिक है, तो खनिज हमें राजस्थान में पढ़ने, और भारत के खनिजों की बात करें तो हम साथ में लेके चलेंगे। वैसे तो विश्व की प्रमुख खानों के नाम मैंने लिखा है आपको, लेकिन वहां भी हम विश्व के जो मेन खनिज है उनको हम साथ में लेके चलेंगे तुलनात्मक रूप से। ऐसे ही कृषि वाला पोर्शन है, कृषि को हम विश्व, भारत और राजस्थान तीनों को तुलनात्मक रूप से एक ही जगह पढ़ेंगे। मान लो जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं विश्व में कहां हो रहा है, भारत में कहां हो रहा है और राजस्थान में कहां हो रहा है, तो तुलनात्मक रूप से लेके चलेंगे। क्योंकि आपके विश्व में जो दिया हुआ है वो टॉपिक केवल ये है कृषि के प्रकार, वहां हमें क्रॉप तो पढ़ना ही नहीं है, यानी कि फसलों के बारे में नहीं, केवल प्रकार पूछे उसके, केवल क्या पूछा है, कृषि के प्रकार। तो प्रकारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन भारत में फिर हमें फसलें भी तो पढ़नी है, तो हम साथ में लेके चलेंगे, तीनों पोर्शनों को साथ में लेके चलेंगे, राजस्थान वाला भी, भारत वाला भी और विश्व वाला भी, हम एक साथ पढ़ेंगे तीनों को। इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार के बारे में। अब ध्यान दीजिए भाई, पीछे कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, आज भी क्लास लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने 2-3 दिन, फिर सैटरडे से पहले भी क्लास नहीं हुई थी, सैटरडे, फ्राइडे, और फिर कई दिन हो जाते, तो इसलिए इनकी क्लास लेना जरूरी है। देखिए स्थिति विस्तार की बात करते हैं, गौर करना, साथ लगे क्या, स्थिति विस्तार, कोई बात नहीं, स्थिति विस्तार की बात करें, ध्यान देना, पहले हम पढ़ेंगे स्थिति के बारे में, यानी कि लोकेशन।
गौर करना, हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें, लोकेशन के बारे में बात करें, और यदि इसको हम ग्लोब पर देखें, देखिए यदि इसको हम ग्लोब पर देखें, अक्षांशों के संदर्भ में, अक्षांशों के संदर्भ में हम भारत की बात करें तो गौर करना, मान लीजिए पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य से एक रेखा मानी गई है, कौन सी? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। दो गोलार्ध कौन से? एक हो जाता है ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और जो साउथ की तरफ है दक्षिण में वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में। किन गोलार्धों में? उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर हम भारत के बारे में बात करें कि हमारा जो भारत है, ये भारत लगभग किस स्थान पर है? तो देखो ये वाली जो लोकेशन है, यहां पर है भारत। प्रश्न बनेगा अक्षांशों की दृष्टि से भारत स्थित है, ऑप्शन में आएगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। क्या आएगा आंसर? आया समझ में? अक्षांशों की दृष्टि से भारत स्थित है किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत जो है हमारा, ये भूमध्य रेखा से कहां पर है? उत्तर में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार यदि हम बात करें देशांतरों की, अक्षांश के बाद यदि हम देशांतरों की बात करें कि देशांतरों के संदर्भ में भारत स्थित है, तो देखिए ध्यान देना, अब यहां पर एक रेखा है और वह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन रेखाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, याद है ना? और यहां हम देखें, अब ये जो 0 डिग्री रेखा है, या इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसको विश्व मानक समय रेखा कहते हैं, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ये सभी नाम लिखाए मैंने आपको। अब यदि हम बात करें, ये रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? दो भाग कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, एक तो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और एक कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। एक है पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। फिर ध्यान देना, गौर करें। अब यहां इसमें हम देखें भारत के बारे में कि इसमें भारत की लोकेशन कहां पर है, तो देखो ये जो जगह है यहां पर है हमारा भारत। तो प्रश्न बनेगा कि देशांतरों के संदर्भ में भारत स्थित है किस गोलार्ध में? यदि अक्षांश शब्द आएगा तब आएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में, यदि देशांतर शब्द आएगा तब भारत कहां पर आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन हो सकता है वो दोनों को एक साथ पूछ ले। यदि वो पूछे कि अक्षांश व देशांतर दोनों की हम एक साथ बात करें, अक्षांश एवं देशांतरों के संदर्भ में भारत स्थित है, जब इन दोनों की बात करेंगे तो हम दोनों ही रेखाओं को बनाएंगे, दोनों रेखाओं को बनाएंगे। गौर करना, एक तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब हमने दोनों ही रेखाएं जब बनाई अक्षांश देशांतर, तो अब पृथ्वी के कितने पार्ट हो गए? 4 भाई। एक हो गया उत्तर पूर्व, एक हो गया दक्षिण पूर्व, एक हो गया दक्षिण पश्चिम, और एक हो गया उत्तर पश्चिम। 4 गोलार्ध हो गए भारत विश्व के। अब यहां पर हम देखें, यहां पर हम भारत के बारे में बात करें कि भारत की लोकेशन कहां पर है, तो यहां है हमारा भारत, ये लोकेशन है भारत की। अब इसका मतलब ये हुआ, यदि हम यहां पर देखें, यहां पर कहें कि अक्षांश व देशांतरों के संदर्भ में भारत किस गोलार्ध में, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बताओ समझ में आ गया? हमने केवल 3 प्रश्न पढ़े हैं। पहला प्रश्न ये था कि अक्षांशों के संदर्भ में भारत स्थित है किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। देशांतरों के संदर्भ में भारत स्थित है किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और दोनों के साथ पूछे कि अक्षांश एवं देशांतरों के संदर्भ में भारत स्थित है, तब आंसर आएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बताओ समझ में आया यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षांशीय स्थिति के बारे में। अक्षांशीय स्थिति आप किताबों से पढ़ते हैं तो आपको वहां लिखा मिलता है कि भारत का जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। यह मुख्य भाग मिलता है। यदि द्वीप समूह वाले भाग को काउंट करके यदि हम देखें तब लिखा मिलेगा कि भारत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, लिखा मिलता है। इसको यदि हम अब मैप पर देखें, यदि हम भारत का मैप बनाएं और वहां मैप से हम देखें अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो पहले हम अक्षांश स्थिति के बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि हम भारत बनाएं तो लगभग इस प्रकार से हमारा भारत बनेगा। लगभग इस प्रकार से क्या बनता है, हमारा भारत बनता है। अब इसमें हम बात करेंगे पहले किसके बारे में, अक्षांशों के बारे में, अक्षांशीय स्थिति के बारे में। और अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो देखिए, हम देखेंगे कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये हो जाएगा भारत का मुख्य भाग, तो ये क्या हो जाएगा, भारत का मुख्य भाग हो जाएगा। और मुख्य भाग अभी हमने पढ़ा कि मुख्य भाग कहां से कहां तक है, तो ये मुख्य भाग फैला हुआ है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर के और कहां तक फैला हुआ है, तो भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। ये तो हम बात कर रहे हैं मुख्य भाग की, लेकिन यदि हम इसमें द्वीप समूह वाले भाग के बारे में भी बात करें, द्वीप समूह वाले भाग को भी यदि हम इसमें जोड़ें तो गौर करना, यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करें तो लगभग इस प्रकार से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला भाग मिलता है बंगाल की खाड़ी में। अब इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले भाग की बात करें तो ऊपर वाला भाग है अंडमान, नीचे वाला भाग है निकोबार। तो जो निकोबार द्वीप है, निकोबार द्वीप का यदि हम दक्षिणतम बिंदु देखें, निकोबार द्वीप का यदि हम दक्षिणतम बिंदु देखें और यहां पर हम बात करें तो गौर करना, इसका हो जाएगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से प्रारंभ हो जाता है हमारा भारत। तो हमने दोनों की बात की कि भारत जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी द्वीपीय भाग को काउंट करके भारत कहां से स्टार्ट होगा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और मुख्य भाग कहां से स्टार्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, गौर करना, हमने भारत के उत्तरी भाग में क्या लिखा है, उत्तरी अक्षांश, भारत के दक्षिणी भाग में भी क्या लिखा है, हमने भारत के उत्तरी दक्षिणी दोनों भागों में उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि हमारा भारत जो है वो 0 डिग्री से कहां पर है, ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांशों में, तो चाहे भारत का दक्षिणी भाग हो या उत्तरी भाग हो, दोनों जगह उत्तरी अक्षांश आएगा, आएगा ना, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में होने के कारण दोनों ही स्थानों पर क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा। यानी कि यदि हम इसको ग्लोब पर भी देखें, यदि हम ग्लोब पर देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और यदि हम देखें कि साहब ये हो गई भूमध्य रेखा, ध्यान देना, ये हो गई भूमध्य रेखा यानी कि जो 0 डिग्री के नाम से है। अब यदि हम भारत की बात करें कि मान लीजिए हमारा भारत इस जगह पे है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रेखा तो भारत के दक्षिणी भाग को टच करके जा रही होगी और कोई रेखा भारत के उत्तरी भाग को स्पर्श करके निकलेगी। हम पढ़ चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि ये मध्य में 0 डिग्री है, इससे भूमध्य रेखा से हम उत्तर में जाएं या दक्षिण में जाएं तो अक्षांशों की संख्या लगातार बढ़ेगी। कैसे, यानी उत्तर में जाएंगे तो देखो 1
2 3 4 संख्या प्लस होती जाएगी। ये संख्या उत्तर में लास्ट कहां तक जाएगी? 90 डिग्री तक। इसी प्रकार संख्या दक्षिण में भी बढ़ेगी और ये संख्या लास्ट कहां तक होगी? तभी तो हमने पढ़ा था कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, याद आया ना? कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 डिग्री, क्योंकि उत्तर में 90 डिग्री, दक्षिण में 90 डिग्री और एक 0 डिग्री के नाम से, तब संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 181। अब गौर करें, इसका मतलब यह हुआ कि जो रेखा भारत के दक्षिणी भाग को टच करके जा रही है, हम मुख्य भाग की बात करें तो यहां से निकल रही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो पहले यानी कि हम नीचे से बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 8 आया, तो फिर 9 10 11 12 संख्या बढ़ती हुई जाएंगी ना, ऊपर की ओर बढ़ेंगी। जब संख्याएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाएंगी तो भारत कहां तक है? भारत है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बताओ समझ में आया ना? यानी कि दक्षिणी भाग में 8 आया है, उत्तरी भाग में 37 आया है। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो संख्याएं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगी। कहां से कहां बढ़ेंगी? नीचे से ऊपर की ओर। इसलिए पहले क्या आएगा? 8 4 आएगा दक्षिण में और बाद में क्या आएगा? 37 6। तो बताओ समझ में आया ये चीज? अब चलो आगे बात करते हैं, भारत पर आए। अब यहां पर हम देखें, ये तो हमने केवल भारत की अक्षांशों में लोकेशन देखी, हम यहां स्थानों के बारे में बात करें। यहां पर हम स्थानों के बारे में बात करें तो देखिए, गौर करना, सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? श्रीनगर। स्थान ध्यान रखना, स्थान है इंद्राकोल। कौन सा स्थान है? इंद्राकोल। कहां पर है इंद्राकोल? कहां पर है? ध्यान रखना, कहां पर है? अब ये वर्तमान में लद्दाख में। कहां पर है ये? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। पहले कहां था? जम्मू कश्मीर में। पहले कहां था ये? जम्मू कश्मीर में था। अब वर्तमान में हम आगे चल के पढ़ेंगे, 2-4 दिन बाद आ जाएगा क्लास में, हम पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों अलग अलग भारत में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपने भारत का नया मैप देखा हो, नया जो भारत का मैप है, आप नया मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला भाग जो है यहां से यहां तक, ये वाला भाग पूरा क्या माना गया है? लद्दाख। यानी कि जो पीओके वाला भाग है, गौर करना, भारत का पीओके वाला भाग, पीओके का मतलब भारत का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में, पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, वो हिस्सा जो है भारत का जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी किस में रख दिया गया है? लद्दाख में। आप भारत का नया मैप देखेंगे तो पाएंगे कि ये संपूर्ण भाग किसमें दे दिया? लद्दाख में दे दिया है। नीचे वाला भाग है ये रखा है किसमें? जम्मू कश्मीर में। इसके बहुत सारे परिणाम देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहां पर बहुत कुछ नया चेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको, और हो सकता है वो आगे चल के संविधान में सर बताएंगे भी इसके बारे में। यहां पर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जब यहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे। आपको बताएं वर्तमान में भारत में अर्धराज्य कितने हैं? दोबारा सुने, वर्तमान में भारत में अर्धराज्यों की संख्या, अर्धराज्य कोई भी नहीं है। पहली बार सुना है, कोई बात नहीं। देखो, एक होता है पूर्ण राज्य, नहीं शब्दावली आपने पहली बार सुनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, पूर्ण राज्य जहां पर एक सदनीय या द्विसदनीय विधानमंडल होता है। ये सुना होगा आपने संविधान में कि जहां विधानसभा होती है, जहां राज्यपाल होता है। कई राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, जैसे उत्तर प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो एक सदनीय, यहाँ केवल विधानसभा है और राज्यपाल है। पढ़ा है सबने? तो ये क्या है? पूर्ण राज्य है। अर्धराज्य किसे कहते हैं? अर्धराज्य कहा जाता है जहां पर विधानसभा तो हो लेकिन राज्यपाल नहीं हो। दिल्ली क्या है? अर्धराज्य है। क्या दिल्ली में सीएम नहीं होता? क्या दिल्ली में विधानसभा नहीं है? तो विधानसभा तो राज्य में होती है, विधानसभा तो राज्य में होती है, तो वो राज्य है क्या? नहीं, पूर्ण राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां क्या नहीं है? राज्यपाल नहीं है। बताओ, क्या दिल्ली में राज्यपाल बैठता है? नहीं, वहां पे क्या है? उपराज्यपाल। उसके आगे देखा होगा आपने, एक शब्द लिखा होता है उपराज्यपाल। होता है नहीं होता? अब जैसे हम बात करें पुदुचेरी, भाई पांडुचेरी का नाम क्या है? नया नाम है पुदुचेरी।
तो पुदुचेरी की बात करें तो क्या वहां विधानसभा नहीं है? वहां पर विधानसभा है, वहां भी सीएम होता है। जिस प्रकार दिल्ली में फेमस अरविंद केजरीवाल, भारत में हर राज्य में हर व्यक्ति जानता है अरविंद केजरीवाल को। तो कहने का मतलब वहां पर भी क्या होता है? उपराज्यपाल। लेकिन जहां पर विधानसभा नहीं है वहां पर आपने देखा होगा वहां बोलते हैं प्रशासक। सुना है ना शब्द? क्या बोलते हैं? प्रशासक बोलते हैं। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पर भी क्या होगी? विधानसभा होगी। पहले चुनाव होते थे यहाँ पे। महबूबा मुफ्ती नाम सुना होगा आपने, सीएम रही हुई है। फारूक अब्दुल्ला नाम सुना होगा, सचिन पायलट जी से संबंध है, जानते होंगे आप सभी। तो ये सभी, हाँ, तो ये सभी आपने सुना है। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं पीछे, बताओ भाई। मैं संविधान नहीं पढ़ा रहा, संविधान वाले सर बताएंगे इसको। मैं तो आपको केवल एक जानकारी दे रहा हूं। तो वो आपने सुना होगा, क्योंकि जब हम भारत पढ़ रहे हैं तो यहाँ राज्यों के बारे में बात करेंगे। भाई हम भारत पढ़ रहे हैं तो यहाँ किसकी बात करेंगे? राज्यों के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए बताया। और ये आपने, यानी कि दिल्ली है, पुदुचेरी है, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी ये संविधान का पार्ट है, आप मुझसे बेहतर शीशा सर पढ़ाएंगे आपको, मैं संविधान नहीं पढ़ाता। चलिए बात करते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, गौर करना, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। वर्तमान में कहां पर है ये? तो वर्तमान में ये लद्दाख में है। अब यदि हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु हमें दो देखने को मिलेंगे। एक तो दक्षिणी बिंदु मुख्य भाग पर, भाई ये मुख्य भाग है भारत का, मुख्य भाग पर दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। दक्षिणी भाग पर मुख्य बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और ये भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य में है कन्याकुमारी, ये मुख्य भाग पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन सीधा प्रश्न पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तब एक नाम आएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा नाम आएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है ये? तो ये निकोबार द्वीप पर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो निकोबार द्वीप है, उस निकोबार द्वीप का दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि वर्तमान में जलमग्न है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि वर्तमान में जलमग्न है, यानी सुनामी आई थी ना, सुनामी के समय ये जलमग्न हो गया था। प्राचीन नाम देखें इसका, इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम था इसका? पिग्मेलियन पॉइंट इसका प्राचीन नाम था। इसे वर्तमान में इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि वर्तमान में क्या हो चुका है? जलमग्न हो चुका है। तो हमने यहां पर बात की कि भारत का अक्षांश विस्तार देखा हमने, यानी मुख्य भाग का विस्तार है 8/4 से 37/6, दोनों जगह उत्तरी अक्षांश। द्वीप वाला भाग जो है उसको भी काउंट करते हैं, तब हो जाता है 6:45 से 37/6 उत्तरी अक्षांश। और हमने इन स्थानों के, मतलब अक्षांशों के स्थान भी देखे। हो सकता है वो आपसे कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत में कौन सा स्थान है? इंदिरा कौल। पूछ लेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत में कौन सा स्थान है? और यदि पूछे 6:45 उत्तरी अक्षांश पर कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। अब यहां पर हम देखें, यहां पर हम बात करें कि भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर से दक्षिण यदि हम दूरी की बात करें, भारत की उत्तर से दक्षिण हम दूरी की बात करें तो गौर करना, ये भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? तो ध्यान रखना, ये दूरी है कितनी है? 32 से 14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। तो बताएं यहां तक समझ में आया? इसको अब हम लैंग्वेज में भी लिख देंगे। सुन लीजिए, जैसे किताबों में लिखा मिलता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत का मुख्य भाग पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है तथा भारत का उत्तरतम बिंदु आपका इंदिरा कौल लद्दाख में है। द्वीपीय भाग में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो लिखें यहां तक। पहले इससे पहले आप हेडिंग डालें स्थिति एवं विस्तार। वहीं टॉपिक का नाम डालो स्थिति एवं विस्तार।
यानी कि अच्छा देशांतर किस में आएंगे, स्थिति में, और विस्तार में हम पढ़ेंगे फिर भारत का क्षेत्रफल वगैरह, भारत की सीमाओं के बारे में, वो विस्तार में पढ़ेंगे। और ये अच्छा देशांतर जो है ये आएगा स्थिति में। तो हेडिंग डालें भारत की स्थिति विस्तार, और इसको लिखने के बाद अब पहले इनको बनाइए, पहले इनको बनाइए। बना लिया, जल्दी करो। आगे बढ़े, अब इसको बनाइए। बिल्कुल, और भारत का देखो, राजस्थान भारत, ये तो मैप आपको आने चाहिए, बार बार इनका लगभग हर टॉपिक में काम पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल देखिए विकल्प है इसका, इसका विकल्प भी है, जैसे हमने यहां बनाया है ना, यदि आप नहीं बना पाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये लो भारत, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, फिर यहां बना देना अंडमान निकोबार, ये दक्षिणी भाग।
आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट तो मुझे ऐसे लगते हैं जैसे टूरिस्ट नहीं होते, पर्यटक, मतलब कुछ है इसमें, मतलब जो केवल भ्रमण करने के लिए आते हैं कुछ कुछ दिनों बाद। कई लोगों, हाँ कई लोगों का तो काफी दिनों बाद चेहरा दिखता है, देख करके याद आता है कि मतलब ये तो व्यक्ति बहुत पहले देखा था, आज काफी दिन में आए हो। हाँ और क्या, मैं कई दिनों से याद कर रहा था आपको, मैं कि वो दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। अरे रुको तो सांचौर का तो होलिया प्रकरण अब चलता ही रहेगा क्या? हाँ दोबारा चालू हो गया है, खैर चलो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा है। ये जितने भी लोग पकड़े जाएंगे आने वाले टाइम में थोड़ा बदलाव होगा, सिस्टम में बदलाव होगा। ईडी की एंट्री हो चुकी है ना, तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। नहीं उम्मीद नहीं, निश्चित रूप से अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा आने वाले टाइम में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेहनत करने वालों के पास नंबर नहीं आता। जैसे कल मैडम ने बताया ना, नंबर बताए थे आपको, जाने बताया कितने नंबर बताए थे मैडम ने? 260। तो कितने में से? 400 में से। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने वालों का भी होता है सिलेक्शन। आप तो अपना टारगेट 350 लेके चलो, ऐसा नहीं है कि मैडम 260 सुने आप 300 टारगेट बनाए, कम से कम 350। जब सोचेंगे तब 320 के आसपास रह पाओगे, और इतने पर तब सिलेक्शन जरूर होगा। क्या हुआ पीछे वालों? 2 के मतलब तो दोनों पेपर मिला के तो होगा 350। अच्छा 2 लोगों के? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आपका हिंदी का पेपर होगा ना, ध्यान रखना हिंदी में 180 प्लस तो सबके आते ही है, जिनका ऐसा ही होता है, क्योंकि हिंदी ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसे टॉपिक है कि यहाँ नंबर कटते ही नहीं है। अभी नंबर डल जाएंगे, कुछ दिन में आने वाले नंबर डल जाएंगे, आ जाएगा सभी के नंबर। मुझे अभी वो ध्यान कंफर्म नहीं है, आप चेक करना, यूट्यूब पे देखना, गूगल पे देखना, मिल जाएगा। हाँ नहीं वो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ का मैंने वो मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। अब आरपीएससी साइट पे जाके चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा। लास्ट टाइम सेकंड लास्ट टाइम उसकी कट ऑफ मिल जाएगी आपको। देख दिया ना, बना दिया इसको, जल्दी करें। कैलाश चौधरी, अच्छा सर का हो गया उसमें, मुझे नहीं पता भाई कैलाश जी का, क्यों अभी कोई ओवरेज नहीं हुए? अभी तक एज है उनकी? अच्छा मैं तो समझ रहा था ओवरेज होंगे, क्योंकि ओबीसी में तो 28 साल तक दे सकता है व्यक्ति। कब कर दिया? नहीं 28 साल थी ओबीसी में तो। अच्छा तो ये मेरी नॉलेज में नहीं था पहले, तो अभी 30 साल तक दे सकते हैं। चलिए इसको लिखें, अब 2 लाइन लिखिए इसमें, अब नेक्स्ट लाइन से लिखें। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, लिखें भारत, नेक्स्ट लाइन से लिखो भारत, नेक्स्ट लाइन से लिखिए भारत, मुख्य भाग पर, भारत मुख्य भाग पर 8 डिग्री 4 मिनट, भारत मुख्य भाग पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर, भारत मुख्य भाग पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है।
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है तथा द्वीप समूह को सम्मिलित करके भारत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट आंसर लिखें, नेक्स्ट आंसर लिखना, देखें भारत का उत्तरतम बिंदु, नेक्स्ट आंसर लिखिए भारत का उत्तरतम बिंदु देश लिख दें। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल, जो कहां पर है वर्तमान में? लद्दाख में। इंदिरा कौल लद्दाख। नेक्स्ट आंसर लिखें, नेक्स्ट आंसर लिखिए मुख्य भाग पर भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भाग पर भारत का दक्षिणतम बिंदु डेश लिख दो कन्याकुमारी, मुख्य भाग पर भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ये कहां पर है? तो तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु। लेकिन यदि मुख्य भाग नहीं हो, सीधा पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु, नेक्स्ट लिखो भारत का दक्षिणतम बिंदु, सीधा पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब नाम आएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसमें जैसे आगे लिखें इंदिरा पॉइंट, और ये कहां पर है? तो लिख देना कोष्टक में निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप। फिर आगे नेक्स्ट आंसर लिखें, देखो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई दशा लिख दीजिए, लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। ये किसकी आवाज आ रही है? बाहर हो रहा है जी, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, ये इनकी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई नहीं, वो नहीं मिलता, मुख्य भाग की लंबाई मिलती है, वो जल में स्थित है। अच्छा आगे बात करें, अब सुनना, गौर करना, देखिए सुने भाई, ध्यान देना। आगे हम बात करें कि हमने भारत के मुख्य भाग के बारे में बात की, हमने भारत के उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु के बारे में बात की। अब यहां पर हम देखें कर्क रेखा के बारे में। नहीं, माइक की नहीं है, बंद कर दिया माइक को। नहीं, वहां माइक में से आवाज आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि माइक से। चलिए कोई बात नहीं, देखिए
आगे बात करते हैं, आगे बात करें कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसके नामों के बारे में याद कीजिए। हमने पहले भी पढ़ा था कि कर्क रेखा को क्या कहा जाता है, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहा जाता है। इसको उत्तरी अयनांत कहा जाता है। याद है अयनांत कैसे कहते हैं? अयनांत वह स्थान जहां तक सूर्य की सीधी किरणें जाती हैं, क्या कहलाता है? अयनांत। तो उत्तर में सीधी किरणें कहां तक जाती हैं? कर्क रेखा तक, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी अयनांत। अब गौर करना, अब हम बात करें यहां पर कर्क रेखा के बारे में कि ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर निकल रही है। देखिए कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग मध्य भाग से और कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। हम उन सभी 8 राज्यों के बारे में बात करेंगे जिन 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। इन सभी 8 राज्यों के बारे में बात करें, यदि इनका क्रम देखें, गौर करना, यदि इनका हम क्रम देखें तो सबसे पहला राज्य है गुजरात, नंबर 1 कौन सा? दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6वां है पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। यदि इनका हम क्रम देखें कि कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर निकलती है उन 8 राज्यों का क्रम, तो गौर करें, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो इसकी रटने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है वो सुने। यदि आपको भारत के राज्यों की लोकेशन के बारे में पता, और ये आपको पता ही होना चाहिए, एक तो भारत के राज्य और राजस्थान के जिले। राजस्थान ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो वहां आपको राजस्थान के जिलों के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ भारत के राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर हमें रटना नहीं पड़ता। नहीं तो कई चीजें आपको फिर रटनी पड़ेंगी। जैसे यहां पर हम देखें, इसकी ट्रिक भी बनती है, गौर करना, एक ट्रिक बनती है, जैसे कि झारप के 6 मित्र गुम हो गए, बहुत सारी बन जाती हैं अलग अलग, लेकिन देखो झारप के 6 मित्र गुम हो गए। अब इससे केवल आप नामों को याद रख सकते हैं। कैसे? यानी कि नंबर 1 है झारखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, के को छोड़ देना है। नेक्स्ट है नंबर 4 छत्तीसगढ़, 5वां है मिजोरम, 6वां है त्रिपुरा, 7वां है गुजरात, 8वां है मध्य प्रदेश। लेकिन यदि आपको राज्यों के नाम और उनकी लोकेशन पता है तो गौर करें, सबसे पश्चिम में गुजरात है तो गुजरात से प्रारंभ हो रही है, फिर राजस्थान में, राजस्थान से टच कर रहा है एमपी, तो फिर एमपी में, भाई छत्तीसगढ़ और झारखंड तो राजस्थान टच करते ही नहीं है, एमपी टच कर रहे हैं, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये 3 आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पश्चिम में गुजरात, फिर राजस्थान, और राजस्थान से आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है? एमपी आता है। तो 3 इधर याद हो गए। फिर देखो इधर हम पूर्व की ओर आए तो गौर करें, यहां बंगाल की खाड़ी जो है इसके कॉर्नर पे राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 4 हो गई ना। फिर जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहां सबसे दक्षिण में 2 राज्य हैं, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो यदि इन 7, एक बार पूछा गया था कि 7 सिस्टर में भारत का कौन सा राज्य शामिल नहीं है, पूर्वोत्तर भारत की इनको 7 बहनें कहा जाता है, 7 सिस्टर बोलते हैं राज्यों को। 7 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो इन राज्यों के बारे में यदि आपको पता है तो एक पहले त्रिपुरा है और लास्ट में मिजोरम। भाई 4 क्रम से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इनको भी आप ऐसे याद रखें। भाई सबसे पूर्व में हम आगे चल के पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे है नागालैंड, नाग किस पे बैठता है? तो मणिपुर। मतलब आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो नागालैंड से नीचे कौन सा आ जाएगा? मणिपुर, और फिर नीचे कौन सा है? मिजोरम। और त्रिपुरा ये 3 ओर से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात केवल किसकी रही? ये 2 राज्य,
कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आप याद रख सकते हैं कि एमपी से अलग कौन सा हुआ है? छत्तीसगढ़। तो पहले कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़, बाद में कौन सा आएगा? झारखंड। यदि आपको लोकेशन पता है, तो आपको ये पता है कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर है, तो फिर ये रटना ही नहीं होता हमें, ये ट्रिकों की हमें जरूरत नहीं होती। ये तब जरूरत पड़ती है हमें जब हमें लोकेशन का नहीं पता। राजस्थान के जिले पढ़ते हैं। एक प्रश्न जो अनेकों बार पूछा गया है, कई बार पूछता है कि राजस्थान के संलग्न जिले हैं। इस प्रश्न का कोई भी फिक्स आंसर है ही नहीं। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यह प्रश्न अभी तक कई बार कई एग्जामों में आ चुका है। इसका कोई फिक्स आंसर है ही नहीं। हर बार ऑप्शन चेंज कर सकता है और बदल देता है। संलग्न का मतलब जो आपस में टच करते हैं। अब वो कहीं से भी जिले उठा सकते हैं। राजस्थान में, भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत में कहें कि भारत के संलग्न राज्य हैं, तो यदि आपको भारत के राज्यों का पता है कि कौन सा राज्य कहां पर है, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। अब 3-4 राज्यों के नाम के पेयर बना करके, जोड़ा बना करके उसने पूछ लिया संलग्न जिले, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा राज्य कहां पर है, राजस्थान में कौन सा जिला कहां पर है, आप आराम से कर देंगे उनको। लेकिन यदि हमें नाम तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो है कहां मैप में, तो फिर दिक्कत है। इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो हमने बात की कि कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य भाग से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर निकलती है। वो 8 राज्य जो कि पश्चिम में गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद हो जाएंगे आप। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा भारत के मध्य से निकल रही है। अब सुने, अब हम बात करें तो यहां से कई प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। जैसे कि प्रश्न बन जाएगा कि कर्क रेखा के निकटतम भारत का शहर कौन सा है? कर्क रेखा के निकटतम भारत का शहर कौन सा है? कौन सा? उदयपुर? ये कहां से लाए हो निकाल के? चलिए कोई बात नहीं, देखो कर्क रेखा के निकटतम हम शहरों की चर्चा करें तो कर्क रेखा के निकटतम सबसे पहले बात करते हैं हम, वो राज्य है भोपाल, वो स्थान है, शहर है भोपाल। भोपाल कहां पर? एमपी। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। अभी आप जो रांची नाम ले रहे थे ना, उस रांची की भी बात करेंगे। देखो तो भोपाल एमपी। अब यदि हम शहरों में ये भी देखें कि कौन सा ज्यादा नजदीक है, कौन सा ज्यादा दूर है, तो वो पता किससे लगेगा? अक्षांशों से। अक्षांशों की स्थिति से पता लगेगा हमें कि कौन सा ज्यादा नजदीक है, कौन सा ज्यादा दूर है। तो देखिए भोपाल जो है ये स्थित है 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भाई हम देख रहे हैं निकटतम शहर किसके? कर्क रेखा के। तो कर्क रेखा 23-30 पर है। कर्क रेखा की लोकेशन क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट। उसके नजदीक हम देखें तो 23 डिग्री 25 मिनट पर एक शहर है भारत में, कौन सा? भोपाल। तो बताओ निकटतम हुआ या नहीं हुआ? कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा? भोपाल। अच्छा आप जो कह रहे थे रांची, रांची की बात करें, रांची कहां पर? झारखंड। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध कहां से है? रांची से। अच्छा यहां का, इस रांची का हम देखें कि यहां की लोकेशन क्या है, तो यहां की लोकेशन है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितनी है? 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। यही सेम लोकेशन एक स्थान की और है, और वो एमपी का ही एक शहर है। आपने नाम सुना होगा जबलपुर। सुना है जबलपुर? कहां पड़ता है जबलपुर? एमपी में पड़ता है। और जबलपुर की हम लोकेशन देखें तो ये कितने डिग्री पर है जबलपुर? 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है जबलपुर। और जबलपुर की जो लोकेशन है वही सेम लोकेशन किसकी है? रांची। लेकिन रांची तो बहुत बाद में है, इससे और नजदीक देखें हम रांची से तो एक शहर है गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर गुजरात की हम बात करें
इसकी हम बात करें तो ये कितने डिग्री पर है? 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब आप मुझे बताइए, पहले रांची नजदीक है या गांधीनगर नजदीक है? इतना सोचना पड़ रहा है। अरे नजदीक है गांधीनगर, क्योंकि 23-30, ध्यान देना, ये रेखा हो गई 23-30 और ये हो गई 23-13 और इधर होगी 23-11, 11 के बाद 12 आएगी, 13 आएगी, 14, 15, तभी तो 30 आएगा। तो मध्य में, यानी कि डिफरेंस कम किसके? 13 और 30 के मध्य में है। 11 में तो 2 और बढ़ जाएंगी संख्या। नहीं बेटा, ये दोबारा बताऊं? कोई बात नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यदि हम ग्लोब पर देखें, ये हो गई साहब 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की लोकेशन है 23 डिग्री 30 मिनट पर, ठीक है। अब इस पर देखें हम, 23 से पहले कम कितना आएगा, यानी कि 30 से कम 29 आएगा, 28 आएगा, 27, 26, 25, 24, 23, तो पहले क्या आएगा? 13 आएगा और फिर आएगा 12 और फिर आएगा 11। बताओ आएगा नहीं आएगा? तो नजदीक 13 होगा या 11 होगा? 13 नजदीक होगा। तो इसका मतलब रांची से नजदीक तो कौन है? गांधीनगर है। और देखें, यदि हम और बात करें शहरों की, कर्क रेखा के निकटतम यदि हम शहरों पर और देखें, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर में अभी एक राज्य था मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। तो आइजोल जो शहर है मिजोरम का, इसकी लोकेशन बताओ, ये कितने डिग्री पर है? ध्यान रखना, ये कर्क रेखा के निकटतम भारत का दूसरा शहर है। पहला कौन सा? भोपाल। दूसरा है आइजोल। कितने डिग्री पर है? तो ये है 23 डिग्री 36 मिनट पर। बताओ सेकंड होगा या नहीं होगा? बताओ होगा या नहीं होगा? क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट, तो यानी कि 5 का डिफरेंस है यहां पर और यहां पर 6 का डिफरेंस है। भाई 23-30 से यहां 6 ऊपर है, ये 5 कम है, ये 5 कम है, ये 6 आगे है। और देखें, अभी हम बात कर रहे थे त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अरे रुक जाओ, अगरतला यानी कि त्रिपुरा की बात करें हम, त्रिपुरा की लोकेशन देखें, त्रिपुरा की लोकेशन क्या है, मतलब अगरतला की लोकेशन क्या है? 23 तो है, बिल्कुल साहब, लो 23 तो लिख दी, 23 तो है। आगे की आप लिख दो 23 डिग्री, ध्यान रखना 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि हम कोलकाता की बात करें, भाई पश्चिम बंगाल से होगी भी तो निकल रही है, पश्चिम बंगाल में महानगर कोलकाता। कोलकाता की लोकेशन की बात करें तो कोलकाता स्थित है 22 डिग्री 33 मिनट पे। कितने पर है? 22-23, तो वो बहुत दूर हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गए? कर्क रेखा के निकटतम क्या हो गए? शहर, जिनमें पहला कौन सा? भोपाल, और दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? आइजोल। निकटता में देखें तो हम, ये क्या हो गए? इसके निकटतम शहर। फिर आगे सुने, आगे बात करें, प्रश्न बनेगा कि भारत की उत्तरी सीमा एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर बताइए। क्या आएगा? भारत की उत्तरी सीमा एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर। उत्तरी सीमा कितनी है? अरे अभी हमने पढ़ा 37 डिग्री 6 मिनट, यही है। कर्क रेखा कितनी है? 23 डिग्री 30 मिनट, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 36 मिनट और 13 डिग्री। अरे कैसे निकालेंगे? 6 में से 30 माइनस नहीं होगा, यहां से 1 डिग्री निकालेंगे,
एक डिग्री में कितनी मिनट होती है? हम कई बार पढ़ चुके हैं, 60 मिनट होती हैं। कितनी? तो यहां से हमने 60 मिनट यहां जोड़ दी, 60 और 6 66, 66 में 30 गए तो कितने बचे? 36। जब एक डिग्री निकाली तो यहाँ रह गए 36, 36 में से 23 गए तो 13। बताओ समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है या ऊपर होके जा रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए फिर दूसरा देखिए, बात करें राजस्थान की दक्षिणी सीमा और कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा और भारत की, राजस्थान या भारत की बात करें, भारत की दक्षिणी सीमा के मध्य अक्षांश से अंतर बताइए। कर्क रेखा और भारत की दक्षिणी सीमा के मध्य, तो देखो कर्क रेखा कितनी है? कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट। दक्षिणी सीमा कितनी है? मुख्य भाग की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट। माइनस करेंगे 30 में से 4 गए तो 26 क्या आ गई? मिनट। और 23 में से 8 गए तो 15, 15 और 8 23, तो 15 क्या आ जाएंगी? डिग्री। बताओ आया समझ में? लेकिन वो यदि ये पूछे कि भारत की उत्तरी सीमा एवं दक्षिणी सीमा के मध्य अक्षांश अंतर बताइए। उत्तरी सीमा कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिणी सीमा कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट। अंतर बताएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 29 डिग्री 2 मिनट। समझ में आया? क्योंकि प्रश्न तो वो कहीं से कुछ भी बना सकता है, बना सकता है यहां से प्रश्न कि भारत की उत्तरी सीमा व दक्षिणी सीमा के मध्य अक्षांशों का अंतर बताइए। तो बताइए यहां तक समझ में आया? तो चलो पहले लिख दीजिए इसको, फिर और बात करते हैं इसमें। हेडिंग डालें कर्क रेखा, हेडिंग डालिए कर्क रेखा। अभी जो हमने लिखा था उससे आगे हेडिंग डालो कर्क रेखा। और कर्क रेखा लिखने के बाद सबसे पहले लिख दीजिए इसके उपनाम। ये क्या हो जाएंगे? इसके उपनाम, निकनेम, अन्य नाम लिख दीजिए। कर्क रेखा में लिख दो उपनाम। इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इसे कहा जाता है उत्तरी अयनान। तीनों को लिख दीजिए। लिख दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कैंसर CNCER, कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। कैंसर, कैंसर, कर्क, और कैंसर को कर्क रोग नहीं बोलते? सुना होगा ना कर्क रोग। वही मुकेश बात की थी ना, मुकेश इस आता ना, मेरा नाम मुकेश है, आप सेवन ना करें, 26 साल एज है, आता है ना टीवी पे। चलिए तीनों लिख दिए ना, 23.5 डिग्री होती है अक्षांश रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और तीसरा है उत्तरी अयनान। फिर आगे नेक्स्ट लाइन से लिखें, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखें कर्क रेखा, देखें कर्क रेखा भारत के मध्य भाग में, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग में 8 राज्यों से होकर, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग में 8 राज्यों से होकर निकल रही है, 8 राज्यों से होकर निकल रही है। 8 राज्यों के नाम लिख दें, कोष्टक ला करके नेक्स्ट लाइन से 8 राज्यों के नाम लिख दीजिए। और हाँ, चित्र बना के ऐसे लिख दो, चाहे जैसे भी आप लिखना चाहे, नाम लिख दीजिए कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 पर है राजस्थान, तीसरा राज्य है MP,
नंबर 4 एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। नंबर 5वां है झारखंड। नंबर 6 वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। 2 राज्य पूर्वोत्तर के हैं, एक पहला आएगा त्रिपुरा और बाद में आएगा मिजोरम। लिख दीजिए, लिखो सभी को। 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बाकी याद ही रखना चाहिए, केवल केवल नाम ही नामों को तो ऐसे याद रख सकते हैं। झारखंड के 6 मित्र कौन हो गए इसमें? झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के को छोड़ देना है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। लेकिन आप मैप के आधार पर याद रखिए, सबसे पश्चिम में गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान से आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो फिर एमपी आता है, एमपी से आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़, फिर ध्यान रखना है झारखंड, उधर कॉर्नर पे पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर में 2 हैं, पहले त्रिपुरा बाद में मिजोरम। एक मिनट लिख दिया सभी ने? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद यहां तक लिखने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम से लिखना, देखिए कर्क रेखा के निकटतम भारत के शहर। नेक्स्ट टाइम से लिखो, कर्क रेखा के निकटतम भारत के शहर, इनको लिख दीजिए। कर्क रेखा के निकटतम भारतीय शहर, इनको लिख दीजिए। आपको केवल नाम याद रखने ना, अक्षांश वगैरह तो इतना नहीं पूछता। निकटतम शहर में सबसे निकट कौन सा है? तो भोपाल, भोपाल तो जरूर याद रखें आप। लिख दिया? जल्दी करें। क्या चल रहा है? नहीं ये तो नहीं चल रहा, मुझे पता है। ये तो अगर अब आपने कर्क रेखा तो वैसे आ गई बीच में, पता नहीं कहां से, नहीं तो रेखा तो और ही चल रही थी सच में, और कोई रेखा नहीं थी।
मुझे तो कुछ और ही लगा, हो सकता है कि लिखना चाहे तो वो भी लिख देना। कोलकाता बात की थी ना अभी हमने, कोलकाता कितने पर है? 22-33 पर, 22 डिग्री 33 मिनट, हाँ 33, यानी कि 22 और 33 लिखना चाहे तो, बाकी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तैतीस मिनट, हाँ जी। भारत में ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं, ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं, कोई बात नहीं। हमने आप इसमें से भी केवल आप 2 नाम जरूर याद रखें, बाकी तो मैंने लिखा है आपको, केवल आप 2 नाम रखें। ऐसे शहर तो बहुत सारे हैं भारत में, तो किसी ना किसी का तो स्थान है ही, कहां तो याद करेंगे, तो 2 याद रखें आप तो। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखें, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, देखें भारत की उत्तरी सीमा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, भारत की उत्तरी सीमा, भारत की उत्तरी सीमा एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर, भारत की उत्तरी सीमा एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर, भारत की उत्तरी सीमा एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर, इसमें ये लिख दीजिए, उत्तरी सीमा है 3706, कर्क रेखा है 23-30, अंतर आया 13 डिग्री 36 मिनट का। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से लिखें, कर्क रेखा लिख दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखें, देखो कर्क रेखा एवं भारत की दक्षिणी सीमा के मध्य, या कर्क रेखा एवं भारत की दक्षिणी सीमा के मध्य अक्षांशीय अंतर, यानी मुख्य भाग पर जो दक्षिणी सीमा है उसके मध्य अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 15 डिग्री 26 मिनट। इसको लिख दीजिए, कर्क रेखा और दक्षिणी सीमा अंतर 15 डिग्री 26 मिनट का। लिख दिया। फिर आगे अगला पॉइंट लिखें, देखो भारत की उत्तरी सीमा एवं भारत की दक्षिणी सीमा, भारत की उत्तरी सीमा एवं दक्षिणी सीमा के मध्य अक्षांशीय अंतर, अक्षांशों का अंतर, भारत की उत्तरी सीमा एवं दक्षिणी सीमा के मध्य अक्षांशीय अंतर, और इसमें लिख दीजिए ये अंतर आएगा 29 डिग्री 2 मिनट का। इसमें इसको लिख दीजिए, लिख दिया। इसको लिखने के बाद फिर एक प्रश्न लिखें, क्वेश्चन लिखिए,
लिख दिया सभी ने? जल्दी करो। लिख दिया? चलिए प्रश्न लिखें। लिखो निम्न में से कौन सी स्थिति भारत में है? निम्न में से कौन सी स्थिति भारत में है? किसी को भी आंसर नहीं बोल रहे हैं? ऑप्शन लिखिए पहले, इसके चारों ऑप्शन आप लिख दीजिए और तब हम चर्चा करेंगे इस पर। किसी को आंसर नहीं बोलना है अभी। निम्न में से कौन सी स्थिति भारत में है? लिखिए नंबर 1 ऑप्शन है 38 डिग्री 17 मिनट दक्षिणी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन है 78 डिग्री 12 मिनट पूर्वी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। छह डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश। चारों ऑप्शन लिख दीजिए और किसी को भी आंसर नहीं बोलना है। देखते हैं किसी से समझ में आता है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्थिति भारत में है? लिख दिया सभी ने? चलिए बताएं। ए कौन कौन लोग कह रहे हैं इसका ऑप्शन ए हुआ? कोई नहीं। बी 2 3 4 5 6 7 और बढ़ती जा रही संख्या, क्या बात है। सी, अच्छा पहले देख रहे हो कोई ना है, हमने भी ऐसे नहीं। हाँ सी में कुछ लोग आपसे, आपने एक इधर भी था कभी आंकड़ा किया था? अच्छा आपने किया था। और डी, तो डी में संख्या ज्यादा है। चलिए अब सुने, ए में तो चलो कोई नहीं था, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश भारत में नहीं है, भारत उत्तरी अक्षांशों में है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन वाले कुछ लोगों ने बी पर हाथ खड़ा किया था। गौर करें अक्षांश कभी भी पूर्वी पश्चिमी होते ही नहीं है, उत्तरी या दक्षिणी होते हैं अक्षांश तो ये पूर्वी तो होगा ही नहीं, संख्या पे जाना ही नहीं है। पहले यहां देखो लास्ट में, अब फिर देखो उत्तरी उत्तरी, हाँ इन दोनों में है, ये दोनों तो यहीं से लट जाएंगे, संख्या पे जाना ही नहीं है हमें। दक्षिणी अक्षांश भारत में नहीं है, पूर्वी अक्षांश होते ही नहीं है, अक्षांश तो उत्तरी या वो अक्षांश तो क्या होते हैं, उत्तरी या दक्षिणी। चलिए अब इन दोनों में से देखें, दोनों में से अब एक ऑप्शन है 37 डिग्री 07। अभी हमने भारत का उत्तरी भाग बनाया था, वहां लिखा था कि कितने तक है भारत, 37 डिग्री 06, याद है, उत्तरी अक्षांश, यही तो लिखा था भाई। इसका मतलब 37 डिग्री 05 भी भारत में है, 04 भारत में है, लेकिन क्या 07 भारत में है? तो ये भारत में नहीं होगा। अब देखो 648, हमने लिखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का पार्ट है, कितने पर है ये, 6 डिग्री 45, तो 6 डिग्री 44 भारत में है क्या? नहीं है, लेकिन 6 डिग्री 46 है क्या? बिल्कुल है। 47 है क्या? बिल्कुल है। 47 48 ये हो जाएंगे भारत में, 6 डिग्री 46 हो जाएगा, 6 47 हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा, लेकिन 6 44 भारत में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी। आया समझ में? लिख दो आंसर, नीचे लिख दीजिए। तो हो गया टाइम, मैं तो बहुत पहले ही चाह रहा था।
चलिए ठीक है भाई, तो यहां से आगे